हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निजामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग देखते हैं डीएसपी की पाठशाला बुक वॉल्यूम नंबर 1, जो जेएसएससी सीजीएल और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है। इसमें हम लोग जीके जीएस का पार्ट देख रहे थे और आज का जो मेरा टॉपिक है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, तो इसको देखते हैं हम लोग। आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं हम लोग। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया। पहला है राष्ट्रीय ध्वज यानी नेशनल फ्लैग। भारत का राष्ट्र ध्वज जो है तिरंगे के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय ध्वज के में समान अनुपात में 3 क्षैतिज पट्टियां हैं। गहरे केसरिया रंग की पट्टी सबसे ऊपर है, सफ़ेद रंग की पट्टी बीच में है और हरे रंग की पट्टी सबसे नीचे है और बीच में चक्र है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने इन तीनों पट्टियों के रंगों की व्याख्या करते हुए केसरिया को त्याग, सफ़ेद को सत्य और हरे को मिट्टी व वनस्पति का सूचक बताया है। सफ़ेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र है जिसमें कुल 24 तिलियां हैं। इसका प्रारूप सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। अगर यही चौड़ाई और लंबाई का अनुपात बोलेगा तो 2:3 लिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के स्वरूप की कल्पना पिंगली वेंकैया ने की थी। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने के अवसर पर पुराना वायसराय भवन, अब राष्ट्रपति भवन है, पर पहली बार 31 तोपों की सलामी के साथ तिरंगा फहराया गया था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ध्वज के कुछ स्मरणीय तथ्य देखते हैं। वर्ष 1971 ईस्वी में अमेरिका के अपोलो 15 नामक अंतरिक्ष यान द्वारा तिरंगा सबसे पहले अंतरिक्ष में पहुंचा। 18 सितंबर 1885 को मुंबई के पास एक पारसी परिवार में जन्मी मैडम भीकाजी कामा ने देश के बाहर सर्वप्रथम 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट में आयोजित द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस सम्मेलन में भारतीय झंडा फहराया। यह स्वतंत्र भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज से मिलता जुलता था। नेक्स्ट है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा हमारा झंडा गीत है, जिसकी रचना श्यामलाल गुप्त पार्षद ने की थी। नेक्स्ट है 6 मार्च 2011 को भारत की पहली महिला बेस जंपर अर्चना सरदाना ने अंडमान निकोबार के नाइडल द्वीप में स्कूबा डाइविंग करते हुए समुद्र के भीतर 30 मीटर की गहराई में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। ऐसा करने वाली वह एकमात्र भारतीय महिला है। नेक्स्ट पॉइंट है 15 अगस्त 1947 को दिल्ली में तत्कालीन वायसराय भवन, जो कि राष्ट्रपति भवन कहलाता है, पर स्वतंत्र भारत का पहला तिरंगा झंडा फहराया गया। सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए गैर संवैधानिक निर्देशों के अलावा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन पर राज्य चिन्हों और नामों के दुरुपयोग की रोकथाम अधिनियम 1950 की संख्या 12 और राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के अनादर के रोकथाम संबंधी अधिनियम 1971 की जो संख्या थी 1971 की संख्या 69 की व्यवस्थाएं लागू होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारतीय ध्वजा संहिता 2002 सभी संबंधित लोगों के मार्गदर्शन और लाभ के लिए इस प्रकार के सभी कानूनों, परंपराओं और दिशा निर्देश को साथ लाने का एक प्रयास है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। 26 जनवरी 2002 से ध्वज संहिता का स्थान भारतीय ध्वज संहिता 2002 ने ले लिया। भारतीय ध्वज संहिता में दी गई व्यवस्था के अनुसार आम नागरिकों, निजी संस्थाओं, शिक्षण संस्थाओं द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, किंतु ऐसा करते हुए राज्य चिन्ह और नामों के दुरुपयोग की रोकथाम अधिनियम 1950 और राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के अनादर की रोकथाम संबंधी अधिनियम 1971 तथा इस विषय में संबंधित अन्य कानूनों में दी गई व्यवस्थाओं का पालन करना अनिवार्य है। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में। भारत की राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है, जो सारनाथ के संग्रहालय में सुरक्षित है। सिंह का यह प्रारूप सम्राट अशोक ने 242 से 232 ईसा पूर्व में बनवाया था। मूल स्तंभ में शीर्ष पर 4 सिंह हैं। ये एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं। इसके नीचे घंटे के आकार के पद्म के ऊपर एक चित्र, वल्लरी में एक हाथी, चौकड़ी भरता हुआ एक घोड़ा, एक बैल तथा एक सिंह की उभरी हुई आकृतियां हैं।
इसके बीच में चक्र बने हुए हैं। एक ही पत्थर को काटकर बनाए गए इस सिंह स्तंभ के ऊपर धर्म चक्र रखा हुआ है। भारत सरकार ने इस चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। पट्टी के मध्य में उभरी हुई नक्काशी में चक्र है, जिसकी दाईं ओर एक बैल और बाईं ओर एक घोड़ा है तथा दाएं तथा बाएं छोरों पर अन्य चक्रों के किनारे हैं। आधार पर पदम जोड़ दिया गया है। फलक के नीचे मुंडकोपनिषद सूत्र सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है, जिसका अर्थ है सत्य की विजय होती है। मुंडकोपनिषद के तीसरे सर्ग के प्रथम अध्याय का यह 6वां श्लोक इस प्रकार है। सत्यमेव जयते नानिर्तन सतीन पंथा विततो देवयाना। तो ये श्लोक है। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट। स्वतंत्रता के बाद सत्यमेव जयते को देश का ध्येय वाक्य बनाने पर विचार किया गया और इस पर सहमति बनने के बाद 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान लागू किए जाने के बाद इसे ध्येय वाक्य के रूप में स्वीकार किया गया। और सत्यमेव जयते का अर्थ होता है सदा सत्य की विजय होती है। सत्यमेव जयते का अर्थ होता है सदा सत्य की विजय होती है। नेक्स्ट है पॉइंट। राष्ट्रीय चिन्ह में प्रदर्शित 3 सिंह जहां सत्व, रजो व तमो जैसे प्राकृतिक गुणों का प्रतीक है, वहीं घोड़ा गतिशीलता, अदम्य साहस व परिश्रम का प्रतीक है। बैल हमारे देश की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का संकेत देता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मंत्रियों द्वारा नीले रंग के राष्ट्रीय चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। राज्यसभा के सदस्य और अधिकारी लाल रंग के राष्ट्रीय चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जबकि लोकसभा के सदस्यों द्वारा हरे रंग के राष्ट्रीय चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है। स्मरणीय रहे कि अर्थात याद रहे कि भारत के राष्ट्रीय चिन्ह का उपयोग भारत के राजकीय यानी अनुचित उपयोग निषेध है अधिनियम 2005 के तहत नियंत्रित होता है। राष्ट्रगान के बारे में देखते हैं हम लोग, जिसे नेशनल एंथेम कहते हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर या रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बंगला में रचित और संगीतबद्ध जनगण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है। 27 दिसंबर 2011 को इसके प्रथम गायन के 100 वर्ष पूरे हुए। पूरे गीत में 5 पद हैं। राष्ट्रगान के गायन की अवधि लगभग 52 सेकेंड है, यानी 52 सेकेंड है, यानी जनगण मन जो है 52 सेकेंड में गाया जाना चाहिए। कुछ अवसरों पर राष्ट्रगान को संक्षिप्त रूप में गाया जाता है, जिसकी प्रथम और अंतिम पंक्तियां गाने का समय लगभग 20 सेकेंड होती है। वर्ष 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत विधाता शीर्षक से एक गीत प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वर्ष 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया शीर्षक से इसका अंग्रेजी अनुवाद गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने किया। संसद का अधिवेशन जनगण मन के गायन से शुरू होता है और वंदे मातरम के गायन से समाप्त होता है। राष्ट्रगीत के बारे में देखते हैं हम लोग। नेशनल सॉन्ग्स। बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम गीत की रचना की। यह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के 1888 में जो प्रकाशित हुआ था, एक गान का आद्य खंड है। वर्ष 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन वह पहला राजनीतिक अवसर था जब यह गीत गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी, किंतु इसे सुरों में ढालने का काम गुरुदेव रविंद्रनाथ ने किया। वर्ष 1907 में वंदे मातरम लिखे राष्ट्रीय ध्वज को जर्मनी में स्टुटगार्ट के अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस के सम्मेलन में मैडम भीकाजी कामा द्वारा फहराया गया था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। वंदे मातरम की प्रेरणा अथर्ववेद के मातृभूमि सूक्त से ली गई है। इसके गायन का समय जो है 65 यानी 65 सेकेंड है। इसका ताल कहरवा राग में है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग राष्ट्रीय पंचांग शक संवत। ग्रिगोरियन कैलेंडर के साथ साथ देश भर के लिए शक संवत पर आधारित एक रूप राष्ट्रीय पंचांग, जिसका पहला महीना जो है चैत्र है और सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है। नेक्स्ट पॉइंट है। 22 मार्च 1957 को इन सरकारी उद्देश्यों के लिए अपनाया गया भारत का राजपत्र। दूसरा आकाशवाणी के समाचार प्रसारण। तीसरा भारत सरकार द्वारा जारी किए गए कैलेंडर। चौथा भारत सरकार द्वारा नागरिकों को संबोधित पत्र। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। शक संवत 78 ईस्वी में शुरू हुआ था। राष्ट्रीय पंचांग और ग्रिगोरियन कैलेंडर की तारीखों में अस्थायी सादृश्य है।
चैत्र का पहला दिन सामान्यतः 22 मार्च को और अधिवर्ष में 21 मार्च को पड़ता है। स्मरणीय रहे कि शक संवत के आधार पर ही देश का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को समाप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट है शक संवत के महीनों और उनमें दिनों की संख्या का क्रम इस प्रकार है। चैत्र 30 दिन या अधिवर्ष में 31 दिन होता है। वैशाख 31 दिन, ज्येष्ठ 31 दिन, आषाढ़ 31 दिन, श्रावण 31 दिन, भाद्रपद 31 दिन, अश्विन 30 दिन, कार्तिक 30 दिन, अग्रहायन 30 दिन, पौष 30 दिन, माघ 30 दिन, फाल्गुन 30 दिन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग राष्ट्रीय पशु के बारे में। राष्ट्रीय पशु बाघ, जिसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है, लिन्नायस, पीले रंगों और धारीदार लोम चर्म वाला एक पशु है। इसकी 8 प्रजातियों में से भारत में पाई जाने वाली प्रजाति को रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है। उत्तर पश्चिम भारत को छोड़कर बाकी सारे देश में यह प्रजाति पाई जाती है। इसकी औसत आयु लगभग 20 वर्ष होती है। वर्ष 1972 में इसे राष्ट्रीय पशु के रूप में मान्यता मिली। स्मरणीय रहे कि वर्ष 1967 तक भारत का राष्ट्रीय पशु सिंह था। पहले सिंह था, उसके बाद बाघ को जो है राष्ट्रीय पशु बनाया गया। भारत में सिंह चूँकि सिर्फ गुजरात में पाए जाते हैं, इसलिए उनसे राष्ट्रीय पशु का दर्जा वापस लिया गया। बाघों को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 1973 से देश में बाघ संरक्षण परियोजना की शुरुआत की गई। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग राष्ट्रीय पक्षी नेशनल बर्ड के बारे में। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर है, यानी मोर है, जिसका वैज्ञानिक नाम पाओ क्रिस्टेटस होता है। यह नर मयूर होता है। वर्ष 1963 में इसे राष्ट्रीय पक्षी की मान्यता दी गई है। ईसाई धर्म में मोर को पुनरुत्थान का प्रतीक माना जाता है। यह बर्मा का भी राष्ट्रीय पक्षी है। जो बर्मा देश है यानी म्यांमार, उसका जो है राष्ट्रीय पक्षी मोर ही है। मोर को भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षण प्रदान किया गया है। इसकी सुंदरता से प्रभावित होकर सर्वप्रथम सिकंदर महान इस पक्षी को यूरोप ले गए थे। पुराणों के अनुसार मोर सुब्रह्मण्य का वाहन है। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय पुष्प यानी राष्ट्रीय फूल, नेशनल फ्लावर। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है नेलम्बो न्यूसिफेरा गार्टन। यह एक पवित्र जलीय पुष्प है। यह मकाओ, वियतनाम एवं मिस्र का भी राष्ट्रीय पुष्प है। भारत में जम्मू कश्मीर, हरियाणा और कर्नाटक का यह राजकीय पुष्प है। राष्ट्रीय वृक्ष के बारे में जानते हैं हम लोग। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, जिसका वैज्ञानिक नाम फाइकस बेंगालेंसिस है। यह वृक्ष घना एवं फैला हुआ होता है। इसकी शाखाएं दूर दूर कई एकड़ तक फैली तथा जड़ें गहरी होती है। एक छायादार वृक्ष के रूप में इसकी हमारे देश में पहचान है। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय फल के बारे में। आम जो है राष्ट्रीय फल है, जिसका वैज्ञानिक नाम मेनिगीफेरा इंडिका है। भारत का राष्ट्रीय फल है यह मैंगो, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। यह फलों का राजा भी कहलाता है। उष्णकटिबंधीय देशों में आम बड़े पैमाने पर पैदा होती है। भारत में पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़कर आम लगभग सभी स्थानों पर पैदा होता है। आम में विटामिन ए, सी और डी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। यह फिलीपींस और पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय फल है। भारत में सबसे पहला उत्पादित कलमी आम मलगोवा है। राष्ट्रीय जलीय जीव के बारे में देखते हैं हम लोग। राष्ट्रीय जलीय जीव जो है गंगा डॉल्फिन है। गंगा डॉल्फिन को केंद्र सरकार द्वारा 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। इसका वैज्ञानिक नाम प्लातनिस्ता गंगोतिका है। इसे सन ऑफ रिवर भी कहते हैं। गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन दृष्टिहीन होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत में सबसे पहले सम्राट अशोक ने इसके महत्व को समझते हुए इसके संरक्षण के निर्देश दिए थे। इसे वन्यजीव संरक्षण कानून के अंतर्गत आने वाले जीवों की श्रेणी में रखा गया है। गंगा डॉल्फिन वस्तुतः मछली नहीं है, बल्कि यह स्तनधारी जलीय जीव है। राष्ट्रीय नदी के बारे में जानते हैं। भारत की राष्ट्रीय नदी का दर्जा गंगा को 4 नवंबर 2008 को दिया गया है। यह नदी उत्तराखंड में स्थित उत्तरकाशी के गंगोत्री हिमनद के गोमुख से निकलती है और गंगा सागर द्वीप यानी पश्चिम बंगाल में इसका विलय बंगाल की खाड़ी में होता है। पश्चिम बंगाल पहुंचकर गंगा की एक धारा बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां इसे पद्मा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है, जो कि इलाहाबाद में आकर गंगा से मिलती है। बैक्टीरियोफेज नामक विषाणु से युक्त गंगा जल की यह विशिष्टता है कि इसमें हानिकारक सूक्ष्मजीव पनप नहीं पाते हैं। यही कारण है कि यह रखने पर खराब नहीं होता है। वर्ष 1986 में इलाहाबाद से हल्दिया के बीच 1620 किलोमीटर गंगा नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग 1 घोषित किया गया।
गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है जो कि 2510 किलोमीटर की दूरी पर तय करती है। कहीं कहीं 2525 किलोमीटर भी होता है, तो ऑप्शन देख लेंगे। राष्ट्रीय विरासत पशु के बारे में देखते हैं। राष्ट्रीय विरासत पशु जो है भारत का एशियाई हाथी है। राष्ट्रीय विरासत पशु जो भारत का है वो एशियाई हाथी है। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु एशियाई हाथी है। हाथी को गज भी कहते हैं। वर्ष 2010 के 21 अक्टूबर को हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया है। यह ओडिशा, झारखंड, कर्नाटक और केरल के राजकीय पशु भी है। हाथी उन स्तनधारी जीवों में सबसे बड़ा है जो स्थल पर रहते हैं। भारत में हाथियों के संरक्षण हेतु हाथी में मेरे साथी अभियान 8 की शुरुआत 24 मई 2011 को नई दिल्ली में की गई। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। राष्ट्रीय मुद्रा का प्रतीक चिन्ह। भारतीय मुद्रा को ये जो प्रतीक है के रूप में र या आर भी पढ़ सकते हैं, इस प्रकार का है। तो भारतीय मुद्रा को आर या र के रूप में 15 जुलाई 2010 को नया प्रतीक चिन्ह दिया गया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई के पोस्ट ग्रेजुएट डी उदय कुमार ने देवनागरी लिपि में र तथा रोमन लिपि में आर के मिश्रण से इसे तैयार किया है। इसकी परिकल्पना राष्ट्रीय ध्वज और गणितीय समानता के आधार पर की गई है। इसमें जहां दो गाढ़ी समानांतर रेखाएं बराबरी के प्रतीक के रूप में देश और बाहर की अर्थव्यवस्थाओं के मध्य संतुलन का प्रतिनिधित्व करती हैं, वहीं दो क्षैतिज रेखाओं के मध्य का स्थान अशोक चक्र युक्त राष्ट्रीय झंडे की झलक प्रस्तुत करती है। इस प्रकार र टाइप लिख करके और फिर इसमें लाइन खींचा रहता है, नीचे से भी समानांतर रेखा होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग राष्ट्रीय दिवस के बारे में जानते हैं। भारत का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस जो है रिपब्लिक डे 26 जनवरी को मनाया जाता है और गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो आज हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि JSSC CGL की जो भी तैयारी करते हैं, कैंडिडेट्स कर रहे हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लेलिस्ट बना हुआ है DSP की पाठशाला बुक वॉल्यूम नंबर 1 और वॉल्यूम नंबर 2 का जो है प्लेलिस्ट बना है। उसमें जो है वॉल्यूम नंबर 1 में जो है 1 to 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट भी कंप्लीट कराया गया है और कंटेंट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जियोग्राफी, हिस्ट्री सभी कंप्लीट कराया गया है। कंप्यूटर भी उसमें कंप्लीट कराया गया है। साथ ही DSP की पाठशाला बुक वॉल्यूम नंबर 2 का जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 to 11 भी कंप्लीट किया गया है और शिवांगन पब्लिकेशन के बुक से भी जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 to 20 कराना है। अभी 1 to 16 कंप्लीट हो चुका है। तो सभी का जो है प्लेलिस्ट बना है, आप लोग उसे अवश्य देखिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिए। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।